स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम समाधान। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करेंगे और मैथमेटिक्स में हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ओके, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट हो। पीछे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा जीएसटी, ठीक ना। यस, हम लोग जीएसटी की बात करने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद इसके टोटल जो है 2 पार्ट हैं, ठीक ना। फर्स्ट जो आपको लेक्चर मिलेगा इसमें मैं आपको जो टेबुलर फॉर्म वाले जीएसटी के क्वेश्चंस होते हैं वो बताऊंगा, ठीक ना। ओके, और जो आपके जीएसटी क्वेश्चन बन सकते हैं फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट लेक्चर के, वो मैं सारा बताऊंगा। इसका एक लेक्चर और आएगा जो कि आपका सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक ना। उसमें मैं आपको जो है आपका जो इनपुट टैक्स आपका लायबिलिटी होता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग समझते हैं डिटेल में जीएसटी को। चलिए स्टूडेंट, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो कंट्री है ना, ठीक ना। हमारा जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है, इसको बोला जाता है, हमारा 2 गवर्नमेंट होता है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट और एक होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक ना। अब स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को अपना काम करना है, तो काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये पैसे इनको आएगा कहाँ से? इतने सारे जो हमको सर्विसेज देता है, रोड बनता है, पुल बनता है, आपके जो है हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं, यहाँ तक कि जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलता है, इतने सारे काम है। गवर्नमेंट को ऐसे नहीं काम नहीं, बहुत सारे काम है। तो अब इनको इतने सारे काम को पूरा करने के लिए टैक्स चाहिए, सॉरी पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएगा? जो मैंने पहले बोल दिया, आपको हिंट दे दिया, टैक्स, टैक्स से आएगा, ठीक है ना। तो आपका टैक्स से इनको पैसे मिलते हैं, उसी टैक्स के पैसे को यूज करके इतने सारे काम हमारे आसपास में होता है जो गवर्नमेंट करता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि हमारे देश में पहले 2 तरह का टैक्स था, एक आपका था डायरेक्ट टैक्स और एक आपका था इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, इसके अंदर वही टैक्सेस होता था जो आपको गवर्नमेंट को डायरेक्ट मिल जाता था, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, आपका जो है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो गया, आपका वाटर टैक्स हो गया, ठीक ना, आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। ये जो टैक्स है ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट पहुंचता है, तो आपका डायरेक्ट टैक्स आज भी गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक ना। जो एक और टैक्स वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली जाता था, डायरेक्टली आपका नहीं जाता था, ठीक ना। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो वहां पर आपने जो बिल पेमेंट किया उसमें जो टैक्स आपने दिया वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। आपने कोई ज्वेलरी परचेज किया, कोई सामान खरीदा, वहां पर जो टैक्स आपने पे किया वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। वैट आपका, जिसको पहले हमारे हमारे इस टाइम में आपका जीएसटी नहीं पड़ना था, ठीक ना, हम लोग के टाइम में वैट पढ़ना था, वीएटी, जिसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ये पढ़ना था। तो वैट भी आपका किस में था? इनडायरेक्ट टैक्सेस था, ठीक ना। तो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं कि जो इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे ना, तो इससे गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसे आ नहीं रहे थे, ठीक ना। और आते थे बीच में ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था जिससे गवर्नमेंट को सही से उनका जो टैक्स का हिसाब किताब है नहीं मिल पाता है। तो इसलिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लॉन्च कर दिया गया, है ना, और ये पूरे देश में एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग वन नेशन वन टैक्स भी बोलते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आपको देख पता चल चुका है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो सबसे पहले समझेंगे गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब हर वो चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हो। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, तो वॉशिंग मशीन को आप क्या करोगे? एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे ना, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं। मान लीजिए कि आपको मार्बल परचेज करना है किसी दूसरे स्टेट से, तो वहां से भी क्या है, मार्बल को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा रहा है। तो गुड्स में हर वो चीज़ आ जाएगा जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, है ना, मूव करा सकते हैं, वो सारा गुड्स में आ जाएगा। सर्विसेज में देखिए वो एक्टिविटीज़ आ जाएगा जो आपके मनी से रिलेटेड ही है, जिसमें मनी का ही लेन देन होता है। जैसे कि आपका बैंकिंग सर्विसेज हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपके कोचिंग के सर्विसेज हो गए, ये सारे के सारे आपके सर्विसेज हैं,
ठीक ना। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज आपको समझ में आ गया, इस पर जो टैक्स लगता है उसी का नाम है आपका जीएसटी। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस था ना, सबको मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया जो पूरे देश के लिए एप्लीकेबल हुआ, उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है ना। क्यों जीएसटी क्यों लाया गया, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लगाता था। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार में हो, तो बिहार में आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएं, तो सपोज दैट आपका जो खाना का बिल बना वो 5% बना। यही आप जो है बेंगलोर में चले जाओगे, ठीक ना। तो बेंगलोर में आप जब खाना खाने गए तो वहाँ पर आपका 5 की जगह 7%, कोई 10% ले लिया। खाना वही आपको मिल रहा है लेकिन आपको टैक्सेस जो है अलग अलग देना पड़ रहा है, ठीक ना। तो फिर उसमें क्या होता था, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर किसे बोलेंगे, जो टैक्स पे करता है, और टैक्स अथॉरिटी किसे बोलेंगे, जो टैक्स आपका लेता है। उनके बीच काफी ज्यादा आर्गुमेंट हो जाता था। बिल्कुल होगा ना, क्योंकि हम अपने स्टेट में खा रहे हैं तो 5% दे रहे हैं उसी खाना के लिए, और आपके स्टेट में खा रहे हैं तो आप 10% ले रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो इन सब डिस्पैरिटी को, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी था आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, इन सब को दूर करने के लिए एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम है आपका जीएसटी। ठीक ना। अब देखिए, अब आता है जो एंड यूजर होते हैं जिसको हम लोग कस्टमर बोलते हैं, ये कभी भी जो उसने जीएसटी पे किया उस पर क्लेम नहीं कर सकता है। तो क्लेम कौन करेगा जीएसटी पर, क्लेम वही करेगा जिसको जीएसटी नंबर दिया गया है। देखिए, जीएसटी जो चार्ज करेगा, जीएसटी जो आपका कलेक्ट करेगा, केवल वही कर सकता है ना, जिसको जीएसटी नंबर दिया हुआ है। ठीक ना। ओके, तो वह पर्सन या फिर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है वही केवल जीएसटी चार्ज कर सकता है या कलेक्ट करता है, कर सकता है। ठीक ना। ओके, अच्छा, और जब कोई जीएसटी आपसे लेगा ना, तो उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपके बिल में मेंशन होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी जो है किसी मॉल में जाइए, वहां पर आप सामान खरीदिएगा, जब सामान खरीदिएगा ना तो आपको जो है बिल मिलेगा और वो बिल जीएसटी वाला होगा। ठीक ना। तो आप देखिएगा ऊपर में जीएसटी नंबर लिखा रहता है। ठीक ना। ओके, तो जो भी जीएसटी चार्ज करता है, ठीक है ना, उसके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। समझ में आ गया, वो मेंशन होना चाहिए। अब किसी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है और वो टैक्स पे कर रहा है, तो फिर आप धोखा में जा रहे हो। आप जरूर चेक कीजिएगा कि आपका अगर जीएसटी कट रहा है तो जो जीएसटी का जो बिल है ना, उसमें जीएसटी का नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन है तो आपसे सही ले रहा है, अगर मेंशन नहीं है तो आपसे सही नहीं ले रहा है। ठीक ना। तो ये मैंने आपको जीएसटी के बारे में एक आइडिया दिया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो हमारे लिए बहुत, यहाँ तक तो मैंने आपको बताया जीएसटी के बारे में जो कि आपको जानना जरूरी है, एक आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है जीएसटी के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों को जो आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं डीलर। डीलर का मतलब क्या, डीलर उस पर्सन को बोलेंगे जो क्या करेगा, सामान को खरीदेगा और फिर उसको वापस बेचेगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा होलसेलर से और आपने क्या किया, उसको फिर दूसरे को बेच दिया, यानी आप भी क्या हो गए, डीलर हो गए। तो डीलर वो हर वो पर्सन होगा जो सामान को खरीदता है और फिर उसको बेचता है। समझ में आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया, डीलर हो गया। फिर सेकंड आपको दिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस को बेसिक प्राइस भी बोला जाता है। अभी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होता है जिस पर सामान को खरीदा जाता है, वो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका लिस्ट प्राइस, इसी को मार्क्ड प्राइस, इसी को कोटेड प्राइस, इसी को प्रिंटेड प्राइस, सब कुछ बोलते हैं। मार्क्ड प्राइस को एक हम और नाम से जानते हैं, मार्क्ड रिटेल प्राइस, यानी मार्केट रिटेल प्राइस, जिसको हम लोग एमआरपी बोलते हैं। तो आपने क्या देखा होगा, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो, है ना, कोई भी सामान, आप टूथपेस्ट खरीदिए, आप जो है कोई बुक खरीदिए, और भी बहुत सारी चीजें, सब पे एमआरपी लिखा रहता है। ठीक ना। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मार्क्ड रिटेल प्राइस या फिर मार्केट रिटेल प्राइस, ये लिखा रहता है। ठीक ना। तो जो आपका प्राइस मार्क किया हुआ रहता है, छपा हुआ रहता है, प्रिंटेड रहता है किसी प्रोडक्ट पे, उसे बोलते हैं हम लोग मार्क्ड प्राइस, उसी को बोलते हैं हम लोग एमआरपी, उसी को बोलते हैं लिस्ट प्राइस, उसी को प्रिंटेड प्राइस, उसी को हम लोग कोटेड प्राइस बोलते हैं। ठीक ना। अच्छा, कभी भी जो अमाउंट है वो हमें एमआरपी से ज्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका फिक्स होता है। ये मार्केट रिटेल प्राइस, ये जो एमआरपी है ना, ये एक्चुअली कस्टमर के लिए ही डिसाइड किया गया है। ठीक है ना। आप उस एमआरपी में लेन देन कर सकते हो, ठीक ना, लेकिन एमआरपी से ज़्यादा आपको नहीं देना चाहिए। बट एक्चुअली में कुछ फॉलो होता है, कुछ फॉलो नहीं होता है, सब आप पे डिपेंड करता है आप कितना होशियार हो, क्योंकि नॉलेज रहेगा तभी आप करो। जैसे मैंने आपको दो नॉलेज दिया, क्या क्या नॉलेज दिया, एक एक आपको मैंने बताया कि अगर आपका कोई जीएसटी का बिल दे रहा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने सजग कर दिया। दूसरा क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्ड प्राइस हर प्रोडक्ट पे दिया रहता है, उससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं देना चाहिए, आप उसमें डिस्काउंट करवा सकते हो।
ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। तो देखिए मार्केट प्राइस में जो पैसे हमारे रिड्यूस होते हैं वो हमारा होता है डिस्काउंट, समझ में आ गया। और डिस्काउंट हमेशा जो है किस पे कैलकुलेट होता है, आपका मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, यानी कि एमपी पे कैलकुलेट। एमपी मतलब यहाँ मध्य प्रदेश नहीं बच्चों, यहाँ एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, इसको हम लोग सेल प्राइस भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, जिस प्राइस पर सामान को बेचा जाता है ना, गुड्स को बेचा जाता है, ठीक है ना। ओके, उसे बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस, इसी को हम लोग बोलेंगे सेल प्राइस। तो ये हम लोग को प्रॉफिट लॉस वाला चैप्टर है नहीं कि हमको प्रॉफिट लॉस में पढ़ना है, नहीं, आपको यहाँ पर जीएसटी पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉस्ट प्राइस के यूजेस, आपको सेलिंग प्राइस के यूजेस, है ना, कहीं कहीं प्रॉफिट को देखने को मिलेगा, है ना, कहीं कहीं हो सकता है लॉस भी देखने को मिले। तो छोटा मोटा बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह का पता होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेल प्राइस है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी मार्केट प्राइस होगा उसको डिस्काउंट में से माइनस कर देंगे, सॉरी डिस्काउंट उसमें से माइनस कर देंगे, उससे आपका सेल प्राइस निकल जाएगा, और जो सेल प्राइस होगा वो आपका डिस्काउंटेड प्राइस होगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि आपने एक सपोज दैट कोई आर्टिकल खरीदा है जिसका जो एमआरपी है 100 रुपये है, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट वो 10% का दे रहा है। तो इसका मतलब कितना, इसका मतलब ये कि उसने आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो अब आपका सेल प्राइस कितना हो गया, अब आपका सेल प्राइस 100 रुपये तो नहीं हुआ ना, आपका सेल प्राइस कितना हो गया, सेल प्राइस आपका हो गया 100 माइनस का 10, यानी कि मार्केट प्राइस में से आपने डिस्काउंट को माइनस किया तो 90 रुपये आएगा, 90 रुपीज़ आएगा। और ये जो 90 रुपीज़ है यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, आपका सेल प्राइस है, ठीक ना। अब देखिए कभी कभार क्या होगा, आपको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपका सेल प्राइस वही होगा जो मार्केट प्राइस है, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल में बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि आप जब सामान परचेज करते हो तो कभी कभार दुकानदार डिस्काउंट देता है, कभी कभार डिस्काउंट नहीं देता है। तो जब आपको डिस्काउंट मिला तो आपने मार्केट प्राइस में डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो वो भी सेलिंग प्राइस हो गया, सेल प्राइस हो गया। लेकिन जब डिस्काउंट नहीं मिला तो वहां पर जो मार्केट प्राइस होगा वही आप क्या होगा, आपका सेल प्राइस होगा, है ना। समझ रहे हैं ना अच्छे से। जैसे मान लीजिए आप एक टूथपेस्ट खरीदते हैं बड़ा सा क्लोजअप का, ठीक है, तो आपने जब होलसेलर से खरीदा तो उसने आपको 5 रुपये 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना। तो वहां पर आपका जो मार्केट प्राइस है सेल प्राइस के बराबर नहीं हुआ, वहां पे आपका क्या देखा, आपका मार्केट प्राइस और डिस्काउंट को माइनस किया तो सेल प्राइस निकला, ठीक है। वही टूथपेस्ट जब आप किसी रिटेलर के पास खरीदते हो, शॉपकीपर के पास जाकर के, तो वो कोई डिस्काउंट आपको नहीं देता है, तो वहां पर जो सेल प्राइस हो गया आपके मार्केट प्राइस के बराबर हो गया। सभी बातें क्लियर हो चुकी है ना। तो चलिए ये बातें मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं जीएसटी के टाइप्स पर। आपने देखा होगा जीएसटी जो है ना कि उसकी 3 टाइप्स हैं। एक आपका है सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी, इसको यूजीएसटी भी बोलेंगे, और एक आपका आईजीएसटी है। ये जो सीजीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या है, सी का मतलब होता है सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है ना। ये जो टैक्स है ना इसे कलेक्ट कौन करेगा, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। एसजीएसटी और यूजीएसटी का मतलब क्या है, एस फॉर स्टेट, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर एसजीएसटी लग रहा है तो इसे कौन कलेक्ट करेगा इस टैक्स को, स्टेट गवर्नमेंट। और यूजीएसटी क्या है, यू का मतलब होता है यूनियन टेरिटोरी, जैसे कि आपके लक्षद्वीप है, पौंडीचेरी, ये सारी यूजीएसटी है। तो आपका यहाँ पर जो टैक्स लगेगा उसे कौन कलेक्ट करेगा, आपके यूनियन टेरिटोरी के जो गवर्नमेंट होंगे वो कलेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो एसजीएसटी यूजीएसटी एक साथ होगा, ठीक ना। ओके, अच्छा फिर आईजीएसटी की बात करते हैं। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है, आई मतलब इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो टैक्स है इसे भी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे बड़ा गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर ही सारा स्टेट आ जाता है, सारा यूनियन टेरिटोरी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो आईजीएसटी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, एसजीएसटी और यूजीएसटी पे जो हक है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट और आपका यूनियन टेरिटरी वाले गवर्नमेंट का हक होता है। अब यहाँ पर दो आपके टर्म्स है, एक आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है और एक आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आपका क्या होता है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन के अंदर वह सप्लाई होगा जो सेम स्टेट के अंदर हो। जैसे मान लीजिए आप बिहार में हो सपोज दैट, तो बिहार के अंदर आपके दो हम लोग डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, जैसे कि पटना लेते हैं, गया ले लेते हैं, और पटना और गया के बीच में गुड्स और सर्विसेज का आपका एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स लगेगा, आपका इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगा। और इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन में आपका जो भी जीएसटी रेट दिया रहता है वो हाफ हो जाता है, यानी इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। इट मीन्स जैसे मान लीजिए 18% आपका जीएसटी का रेट है ना, और 18% है और आपका ट्रांजेक्शन इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में क्या होगा,
18 का हाफ कर देंगे 9%, तो 9% जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% टैक्स किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन की। इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सप्लाई आपका दो डिफरेंट स्टेट के बीच में होता है, जैसे कि आपका बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसी तरह से आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, दो डिफरेंट स्टेट हो गया, ठीक ना। तो दो डिफरेंट स्टेट के बीच में जब आपका गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई होता है, उस समय जो ट्रांजैक्शन होता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। और इस इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन में याद रखिएगा, आपका जो आईजीएसटी है, केवल आईजीएसटी लगता है, और आईजीएसटी का वैल्यू वही होगा जो आपका जीएसटी का वैल्यू। मान लीजिए जीएसटी आपका 18% है, सपोज दैट, ठीक ना। तो जीएसटी परसेंट अगर 18 है तो इसका मतलब पूरा का पूरा आईजीएसटी 18% पे निकाला जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ टैक्स स्लैब होते हैं, टैक्स के रेट होते हैं जो जीएसटी के लिए तय किया गया है। अभी तक तो फिलहाल वही है, अगर आपका फ्यूचर में चेंज होगा तो भी आपको पता चल ही जाएगा। तो जैसे 0% है, 5% है, 12% है, आपका 18% और आपका 28% है। तो ये आपके जीएसटी के कुछ रेट दिए हुए हैं, ठीक ना। ओके, तो आई होप मैंने आपको जीएसटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन में से एक है। आपके जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, उन क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक ना, और उस फाइनेंशियल सर्विसेज का कॉस्ट आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कभी कभार क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लिख देगा इंट्रास्टेट, ठीक ना, या इंटरस्टेट लिख देता है। तो अगर ऐसा है तो आप तो लकी हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो इंट्रा का मतलब मैंने आपको बताया जो सेम स्टेट के अंदर होता है ना, या सेम सिटी के अंदर होता है, वो आपका इंट्रास्टेट होगा, ठीक ना। और इंटर स्टेट पे क्या होगा, दो डिफरेंट स्टेट होगा। तो याद रखिएगा, जैसे दो डिफरेंट स्टेट है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ आगरा, तो आगरा क्या बिहार में है, नहीं, आगरा आपका यूपी में है। अब मैं बोलता हूँ भागलपुर, तो भागलपुर कहाँ है, भागलपुर आपका जो है बिहार में है। तो दो डिफरेंट स्टेट हो गया ना। अब देखिए बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर हमको सिटी वगैरह याद करना पड़ता, नहीं। आपको होता क्या है ना, कि जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो उसमें देखिएगा आपको सिटी के साथ आपका ब्रैकेट में स्टेट लिख देता है, ठीक ना। समझ रहे हैं ना। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको हर मतलब कहने का मतलब सिटी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने इंडिया में लगभग लगभग 500-600 से ऊपर ज़्यादा सिटी है। उतना कैसे याद रख सकते हैं हम लोग। लेकिन आपके जो स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटोरी होते हैं, आपके जो है ये गिने चुने हैं ना, 28 आपके स्टेट्स हैं, और आपके 9 के आसपास जो यूनियन टेरिटोरी हैं। तो इसको तो हमको याद रखना चाहिए। आप लोग इतना तो है कि आप लोग 10th के बच्चे हो, और आप लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते ही हो, तो आपको इतना तो नॉलेज होगा ही, आपके टोटल स्टेट्स कितने हैं, टोटल आपके यूनियन टेरिटोरी कितने हैं। तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी बुक में सब कुछ मेंशन रहता है, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका सेम सिटी बोला, तो सेम सिटी है, इसका मतलब कौन सा लगेगा, इंट्रा लगेगा, इंटर लगेगा, तो आपका लगेगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दिया हुआ है 500 रुपीज़, 300 रुपीज़, 400 रुपीज़, 600 रुपीज़। अब आगे बोल रहा है कि जीएसटी का रेट अगर 12% है, तो बताइए कि आपका जो सर्विसेज मिला है ना, उसका टोटल बिल कितना होगा। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, डिस्काउंट जो है वो हमेशा कैलकुलेट होता है मार्क्ड प्राइस पर। टैक्स जो है वो हमेशा लगता है किस पे लगता है, सेल प्राइस पर। एक चीज और, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है और टैक्स हमेशा जोड़ा जाता है। पहले भी आप जब टैक्स पढ़ते थे तो टैक्स आपको जोड़ना ही था, ठीक ना। टैक्स आप दे रहे हो तो आप उसको पेमेंट एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, और डिस्काउंट में आपको बेनिफिट होता है, वो पैसे माइनस होगा, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब वो टैक्स भले जीएसटी हो, ठीक है ना, तो वो टैक्स आपको क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या, पहले वो देख लीजिए। अमाउंट ऑफ बिल निकालना है ऑन दीज सर्विसेज, तो आप पहले क्या करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज निकाल लीजिए, टोटल। अच्छा एक चीज और, ये केस कौन सा है, इंट्रा के इंटर, इंट्रा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। सबसे पहले आप ये लिख दीजिएगा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में रहे कि हम किस तरह के क्वेश्चन को बना रहे हैं। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा है, 500 है, फिर आपका 300, फिर 400 और फिर 600।
अब आप लोग तो स्मार्ट हो कैलकुलेशन में, 6 और 4 10 और 10 और 8 18, यानी कि टोटल हो गया आपका कितना 1800 रुपीज़। ये आपका कितना हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विसेज आ गया। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी का रेट दिया वो 12%, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जो एसजीएसटी और सीजीएसटी है, सीजीएसटी सीजीएसटी, ठीक है ना, ओके, और यहाँ पर एसजीएसटी, दोनों इक्वल होगा ना, ठीक है ना, ओके, दोनों इक्वल होगा, लेकिन दोनों को निकालना है एक साथ और जोड़ दीजिएगा अलग अलग। मतलब कहने का मतलब ये, आपको दोनों जोड़ना है, सीजीएसटी भी जोड़ना है, एसजीएसटी भी जोड़ना है। देखिए होगा क्या कि कभी कभी आप डायरेक्ट जीएसटी निकालोगे ना, उसका वैल्यू भी सेम आएगा, बोले सर जीएसटी डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लेते हैं और निकाल के जोड़ क्यों नहीं देते हैं। तो देखिए होता ये है ना कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना आपका सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बोला है, तो इंटरेस्ट रेट में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों दिखाना जरूरी है, समझ रहे हैं ना। अगर इंटर होगा तो सिर्फ आईजीएसटी दिखाना है। क्लियर हो गया, ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक नहीं करना है। सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करते हैं तो कितना परसेंट होगा, 12% तो जीएसटी है, और इंट्रा में क्या होता है, जो भी जीएसटी उसका आधा हो जाता है, तो 12% का हाफ कितना होगा, 6% हो गया। तो क्या लिखेंगे, 6% ऑफ जो आपका टोटल कॉस्ट लगा है, यहाँ पर कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहा है, तो यही आपका जो मार्क्ड प्राइस है वही क्या बन जाएगा, आपका सेल प्राइस, ठीक है ना, 1800 कर दिया, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो कितना हो गया, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 1800, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया तो कितना हो जाएगा, 18 देखिए टेबल आ रहा है ना, 18 होता है 108 रुपीज़, 108 रुपीज़ आ गया। अब आपको निकालना अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल आपको जो पेमेंट उसने किया 1800 वो पेमेंट, और साथ में जो टैक्स है दोनों को अलग अलग दिखाइएगा, यानी 108 रुपये सीजीएसटी लगा और 108 रुपये एसजीएसटी लगा, ठीक ना, ओके। सबको जोड़िएगा तो देख लीजिए 216 रुपये ये हो गया, और 1800 में 200 जोड़ दिया तो 2000 और 16 रुपये, यानी कि 2016 रुपीज़, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ बातों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ बच्चे के दिमाग में चलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, फिर भी एक बार बोल देता हूँ, जीएसटी 12% दिया हुआ है, तो कुछ बच्चा क्या कहता है डायरेक्ट 12% निकाल देता है इसका, ठीक ना। वो डायरेक्ट कब निकालिएगा, जब आपका इंटरेस्ट रेट हो, समझ रहे हैं ना। हालांकि आप डायरेक्ट जब निकालोगे तो 216 ही आएगा, और फिर जोड़ोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। आंसर सेम आना पर्पस नहीं है, मैथमेटिक्स बनाने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। सिर्फ आप आंसर के पीछे भाग रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। कभी कभार आपका आंसर सही आएगा, कभी कभार आंसर सही नहीं आएगा, मैक्सिमम टाइम आंसर सही नहीं आएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंट्रा बोला तो उस केस में आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों दिखाना है, क्लियर होगा, दोनों इक्वल इक्वल होते हैं। एक बार ही कैलकुलेशन कीजिए, 2 बार दिखा दीजिए दोनों को जोड़ करके। आईजीएसटी होगा तो केवल आपको एक बार ही लेना है, ठीक है ना, टोटल जीएसटी ले लेना है। समझ में आ गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, और टैक्स हमेशा जोड़ा जाता है, माइनस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया अच्छे से, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए।